हेलो गाइस, मैं राजकुमार सिंघल। और हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा था काउंटिंग रेशो का, आज मैं उससे रिलेटेड 3 साल के पेपर लेके आऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे 2018, 2019 और अभी हमारा जो लेटेस्ट में पेपर होता है 2020 का। और मैंने आपको बताया भी था ये चैप्टर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स का। तो इसमें से जो क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का आता है। लेकिन 6 नंबर के साथ एक और आता है ऑप्शन का, वो भी इसी चैप्टर का आता है। तो आज हम यहाँ पर 2018 का पेपर ला रहा हूँ, फिर मैं 2018 के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर 2019 के, फिर 2020 के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2018 के क्वेश्चंस। हमारे पास जो पेपर है 2018 का, तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछा है, इफ करंट लायबिलिटीज आर कितनी है, 1.5 लाख, एंड करंट रेशो कितना है, 3:1 है, और देन करंट एसेट्स। तो इसका मतलब हमें क्या निकालेंगे, करंट एसेट्स। और ये कितने मार्क्स में है, 1 मार्क्स का। तो मैंने आपको करंट रेशो का फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे करंट रेशो की। तो हमने करंट रेशो का क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, ये बड़ा था हमने। तो ये रेशो क्या कर रहा है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो करंट रेशो आपको कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। तो यहाँ पर जो करंट रेशो कितना है, 3:1। अब करंट एसेट्स तो है नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1.5 लाख। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो करंट एसेट्स बराबर कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई 1.5 लाख बराबर कितना हो जाएगा, 4,50,000। तो इसका मतलब इस संस्था की जो करंट एसेट्स है वो कितने लाख की होगी, 4,50,000 रुपए की होगी। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का रहा था, 1 मार्क्स का। अब उसके बाद इस चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन आया था, इसमें क्या पूछा था, फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब एक्स लिमिटेड की बुक से हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन मिली ऑन 31 मार्च 2017 में। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। और रिसीवेबल्स का मैंने बताया था कि इसके अंदर हम डेटर्स और बीआर दोनों को लेते हैं, और ये हमारी टर्नओवर है, और ये किसमें होता है, कैलकुलेट टाइम्स में होता है। अब आपको क्या दे रखा है, टोटल ग्रॉस आरएफओ। टोटल ग्रॉस आरएफओ का मतलब कि टोटल जो सेल हो रही है कितने लाख की हो रही है, 2 लाख की हो रही है, जिसमें से कैश सेल कितनी 30,000 और रिटर्न आरएफओ कितनी है, 10,000। तो ग्रॉस का मतलब क्या हो रहा है कि ग्रॉस का मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर सेल्स रिटर्न पहले से इसमें क्या है, सम्मिलित है। क्योंकि ग्रॉस से लिखा है तो हम ये मानेंगे कि हमें सेल्स रिटर्न भी इस टोटल आरएफओ में से घटानी पड़ेगी। और हमारे पास ओपनिंग में डेप्टर्स दे रखे हैं, क्लोजिंग में क्या दे रखे हैं, डेप्टर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड पे वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की कैलकुलेशन करेंगे। और ये एग्जाम में कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ट्रेड मैंने आपको उसका फॉर्मूला क्या बताया था कि नेट क्रेडिट आरएफओ बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, नेट क्रेडिट आरएफओ बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले हम यहां पर किसकी कैलकुलेशन करेंगे, नेट क्रेडिट आरएफओ। तो हमारे पास जो टोटल ग्रॉस आरएफओ थी उसमें से माइनस क्या करेंगे, रिटर्न आरएफओ, और माइनस क्या करेंगे, कैश आरएफओ। तो टोटल ग्रॉस आरएफओ हमारे पास कितनी आ रही है, 2 लाख की, और रिटर्न आरएफओ कितनी आ रही है, 10,000, और कैश कितनी आ रही थी, 30,000। तो इसका मतलब जो नेट आरएफओ आएगी, वो नेट क्रेडिट आरएफओ आएगी, कितनी आएगी, 1,60,000। तो इस तरह हम क्या करेंगे, नेट क्रेडिट आरएफओ की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारी कितनी होगी, 1,60,000। अब हम किसकी बात करेंगे, एवरेज की। तो एवरेज रिसेबल, एवरेज रिसेबल्स। तो एवरेज रिसेबल कैसे निकालेंगे, इसमें हम ओपनिंग लेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्या करेंगे, क्लोजिंग ट्रेड
रिसेबल डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। अब देखो इसमें ट्रेड रिसेबल में ओनली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी, डेटर्स की इन्फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पर जो डेटर्स ले रहे हैं कितना दे रहे हैं, ओपनिंग में कितना है 50 और क्लोजिंग में कितना आ रहा है 30, तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2। तो ये हमारा कितना हो गया 40,000। तो जैसे हम इसमें 40,000 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना टाइम्स आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रेड रिसेबल टर्नओवर है वो कितना टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था टर्नओवर की कैलकुलेशन हमेशा किसमें होती है टाइम्स में। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देखो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। हमें क्या निकालना है, एक तो करंट रेशियो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हमें इसमें 4 रेशियो निकालने, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके साथ एक और ऑप्शनल में आता है तो हम दोनों क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शनल वाला भी करेंगे। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी 10 लाख की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरीके से ये ऐसे इन्वेस्टमेंट हो गए जो फिक्स होते हैं, मतलब जो लॉन्ग टाइम के होते हैं। कितने लाख के, 4 लाख के। करंट एसेट्स मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, करंट एसेट्स कितनी 8 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी 4 लाख, आरएफओ कितना रहा है 24 लाख, परचेज कितनी है 15 लाख, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,80,000। वेजेस दे रखी है आपको, ऑफिस सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और इनकम टैक्स। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो पहला क्या पूछ रहा है, ये करंट रेशियो। तो अपने करंट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। अब इस सवाल में हमें देखना है कि करंट एसेट्स क्या है। हमें करंट एसेट्स दे रखी है 8 लाख रुपए। अब इसके अलावा इसके आगे कुछ नहीं लिखा है अदर वदर, तो हम ये मान के चलेंगे करंट एसेट्स कितनी 8 लाख और करंट लायबिलिटीज कितनी 4 लाख। तो 2 सेकंड में निकल जाएगा कि यहाँ पे करंट एसेट्स 8 लाख और करंट लायबिलिटीज कितनी है 4 लाख। तो जैसे हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या है 2:1। तो उसका मतलब इस संस्था की जो करंट रेशियो है वो कितना है 2:1 है। फिर हम उसके बाद किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे सेकंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। अब सवाल में आरएफओ कितनी 24 लाख। अब इसमें दोनों तरह की आरएफओ आती है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। नेट इसलिए बोलते हैं अगर हमारे पास कोई रिटर्न होगी तो उसको घटाने के बाद लेंगे। अब यहाँ पर रिटर्न की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आरएफओ आ रही है वो कितने लाख की होगी 24 लाख की, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100। अब हमें यहाँ पर किसकी कैलकुलेशन करनी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका हमने पढ़ा था कि जो नेट आरएफओ आई उसमें से माइनस क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो नेट आरएफओ हमारे पास कितने लाख की आ रही है 24 लाख की। अब इसमें से माइनस क्या करना है हमें, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकालेंगे, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखे प्लस परचेज दे रखिए प्लस डायरेक्ट वेजेस में हमारे पास किसकी इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहां पर हम क्या करते हैं, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें क्या दे रखे हैं, वेजेस। और ध्यान रखना ये जो ऑफिस एंड सैलरी है ये किस में जाएगी, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगी, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लेते। तो जनरली मैंने आपको बताया था इसमें वेजेस और कैरेज डिवाइड लेते हैं। तो वेजेस दे रखिए, फिर माइनस क्या करेंगे इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम देखेंगे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक 1,90,000 रुपए का था, परचेज कितनी आ रही है 15 लाख। डायरेक्ट वेजेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस कितनी आ रही है 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 1,80,000। जैसे हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ जोड़ रहे हैं 15 लाख में जोड़ेंगे तो 16,90,000। जैसे उसमें 90,000 जोड़े तो हमारे पास कितने 16 लाख 70 लाख से इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 लाख। तो इसका मतलब जैसे हम यहाँ पे 16 लाख घटाएंगे तो हमारे पास कितना लाख आ जाएगा
8 लाख। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो कितने लाख का है? 8 लाख। तो हम इसमें लिखेंगे ऊपर 8 लाख, अब भाग लगाते तो कितना परसेंट आता है? तो यहाँ हम काटेंगे 8 बार हमारा कितना आ रहा है? 24। तो ये कट जाएगा 2 बार और 6 बार, तो 6 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा? 33.33% आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया भी था ग्रॉस प्रॉफिट ये बता रहा है कि ये सेल का कितना परसेंट है। अगर हमारी 24 लाख की सेल आ रही है तो उसमें जीपी कितना कमा रहे हैं? 8 लाख, जो कितना परसेंट हो गया? 33.5% हो गया। फॉर्मूला हम जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि नेट आरएफओ को मतलब नेट सेल में से माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। वो कितने लाख का था? 24 लाख का। नेट सेल कितनी? 24 लाख। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है? 16 लाख। और उसमें से घटाएंगे तो कितना है? 8 लाख। तो जैसे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख आ रहा है तो कितना परसेंट हो गया? ये 33.5% हो गया। अब हम थर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। नेट आरएफओ कितने लाख की थी हमारे पास? 24 लाख। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100। अब हम किसकी कैलकुलेशन करें यहाँ पर? ऑपरेटिंग कॉस्ट की। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ आरएफ होगी उसमें से प्लस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो कॉस्ट ऑफ आरएफ अभी हमने निकाला था कितने लाख का? 16 लाख का। अब बात किसकी होती है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? ऑफिस लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो हमारे पास ओनली क्या दे रखी है? ऑफिस सैलरीज दे रखी है कितने की? 80,000 की। और मैंने आपको बताया भी था कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और जो इनकम टैक्स है ये किसके पार्ट है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। इसलिए हम इसको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं लेंगे, ये ओनली नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो इसमें प्लस क्या करेंगे हम? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ओनली जो ऐड करेंगे उसका नाम क्या है? ऑफिस सैलरीज। कितनी है हमारे पास? 80,000 रुपए। अब बात किसकी होती है? अदर ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, तो है ही नहीं तो उसको क्या कर देंगे? निल। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो 16 लाख कितने आ जाएंगे? 80,000। तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 16 लाख 80,000 तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? ये हमारा 70% हो जाएगा। तो समझला हमारे पास जो ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है वो नेट सेल का कितना परसेंट है? 70% है। अब हम चौथा रेशियो करेंगे जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। तो नेट आरएफओ कितने लाख का है? 24 लाख। और मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100। फिर हम किसकी बात करेंगे? नेट आरएफओ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने पढ़ा था, इस तरह भी निकाल सकते हैं कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से माइनस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितने लाख का था? 8 लाख का। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने पढ़ा था कि अदर में ओनली हम किसको ले रहे हैं? ऑफिस सैलरी को, जो हमारे पास कितनी आ रही है? 80,000। अब बात किसकी होती है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स हो गया, एबनॉर्मल लॉसेस हो गए जिसमें लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, या फिर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे जो भी हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और इनकम टैक्स ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। तो इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम किसको लेंगे? एक तो लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर,
प्लस इसमें क्या लेंगे इनकम टैक्स लेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है 20,000 और इनकम टैक्स कितना रहा है 40,000। फिर हम इसमें प्लस क्या करें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन इस सवाल में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है और ना ही कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसका मतलब दोनों ही चीजें हमारे पास क्या है nil। तो इसका मतलब 8 लाख में से हम कितना घटाएंगे 80 और 60। तो 8 लाख में से जो घटेगा वो माइनस का कितना घटेगा 1,40,000 और घट के कितना है 6,60,000। नेट प्रॉफिट आ रहा है कितना है 6,60,000। तो जैसे हम निकालेंगे तो हमारे पास 27.5% हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो नेट आरएफ कितना हो गया 27.5% हो गया। तो इस तरह हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 2018 के पेपर की। तो अभी मैंने आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन कराया था और हमने बताया था कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऑप्शनल आता है। तो हमने वो पहले वाला क्वेश्चन किया था, अब हम इसका और वाला क्वेश्चन करेंगे जो भी किस में आता है ऑप्शनल में आता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो, क्विक रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटर रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट निकालेंगे यहाँ पे करंट रेशो। मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। अब देखो इसमें करंट एसेट्स कौन सी है और करंट लायबिलिटीज कौन सी है। करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 1 लाख की। अब करंट एसेट्स देखनी तो करंट एसेट्स में क्या है जनरल रिजर्व आएगा क्या नहीं। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 10% डिवेंचर से नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स का मतलब ये एक तरीके से हमारी फिक्स एसेट्स होती है। हमको स्टॉक दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों किसके पार्ट है करंट एसेट्स के, क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब इसके अंदर हम कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डिमांड ड्राफ्ट इनको लेते हैं। तो ये किसके एग्जांपल है करंट एसेट्स की। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हम क्या क्या लेंगे स्टॉक, फिर प्लस क्या करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस क्या करेंगे इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम बात कर रहे थे स्टॉक की, हमारे पास स्टॉक कितने लाख का है 2 लाख का है। फिर हम किसकी बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स की, वो कितने लाख की 1.5 लाख की। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रहा है 50,000। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो कितने लाख आ जाएंगे 4 लाख। तो यहाँ हम 4 लाख लिखेंगे तो इसका मतलब इसका इंटू कितना हो गया 4:1। तो 4:1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस संस्था की जो करंट एसेट्स थे वो करंट लायबिलिटी से कितनी गुना है 4 गुना है। अब देखो यहां पर हम कौन सा रेशो निकालेंगे सेकंड क्विक रेशो। और क्विक रेशो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्विक एसेट्स बटे कौन सी लायबिलिटीज होते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज गिवन है हमारे पास 1 लाख रुपए। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे क्विक एसेट्स। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम सभी क्विक एसेट्स और सभी करंट एसेट्स को लेते हैं लेकिन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेते। तो हमारे पास जो करंट एसेट्स थी अभी वो कितने लाख की आ रही थी 4 लाख। जैसे हम करंट एसेट्स में से घटा देंगे क्या स्टॉक, वो कितने लाख का है 2 लाख का है। तो उसका मतलब हमारे पास जो क्विक एसेट्स आएगी वो निकल के कितने लाख की आएगी 2 लाख की आएगी। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 2 लाख रुपए। तो हम क्या बोलेंगे 2:1। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्विक रेशियो आ रहा है वो करंट लायबिलिटी से कितना गुना है 2 गुना है। तो ये हमारी कौन सी एसेट्स होगी क्विक एसेट्स होगी। तो हमने कैसे निकाला कि जो करंट एसेट्स है उसमें से हम क्या नहीं ले रहे हैं स्टॉक नहीं ले रहे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है नहीं। जैसे हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे 2 लाख। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्विक एसेट्स कि हमारे पास स्टॉक को लेना नहीं लेकिन ट्रेड रिसीवेबल और किसको लेना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेना है। तो इसमें 2 चीजें आएंगी और ये है एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स और प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल आ रही है कितने लाख की आ रही है
1.5 लाख की, और कैश इक्विवेलेंट कितना रहा है 50,000, जोड़ के कितने लाख करेगा 2 लाख। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। या आपके पास जो करंट एसेट्स का टोटल था उसमें से स्टॉक हटा दो, या फिर अलग से जोड़ लो। इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्विक एसेट्स कितने लाख की आएगी 2 लाख की। अब हमारे पास थर्ड रेशियो क्या पूछा है, डेट इक्विटी रेशियो। और मैंने आपको बताया भी था कि डेट का मतलब यहां पर किससे हो गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी से, और इक्विटी का मतलब इंटरनल लायबिलिटी। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है, मतलब एक ऐसा रेशियो होता है जो संस्था की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बीच में क्या बता रहा था, रिलेशंस को बताता है। तो यहां पर हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो की। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एक्सटर्नल इक्विटीज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, टोटल डेट्स बटे इंटरनल इक्विटीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको नेटवर्थ, या फिर हम इसको शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल इक्विटीज की। अब बात आती है एक्सटर्नल इक्विटीज में आता क्या है, तो एक्सटर्नल इक्विटीज में लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज तो दे रखी 1 लाख रुपए की, कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल 10% डिवेंचर। अब जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल तो आधा नहीं, इसमें जो 10% डिवेंचर है वो किसका एग्जांपल है, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम किसको लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लेते हैं। तो डिवेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो उसका मतलब यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज में ओनली हमारे पास 10% किसकी इंफॉर्मेशन है, डिवेंचर्स की। तो हमारे पास जो डिवेंचर है वो कितने लाख के, 3 लाख के। फिर हम किसकी बात करें, करंट लायबिलिटीज की, और हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज है वो कितने लाख की, 1 लाख की। तो उसका मतलब हमारे पास जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आ रही है वो कितने लाख की आ रही है, 4 लाख। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकल के कितनी आ रही है, 4 लाख। अब बात किसकी करेंगे यहाँ पर, इंटरनल इक्विटीज की। तो इंटरनल इक्विटीज में हम किसको लेंगे, शेयर कैपिटल को प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। अब शेयर कैपिटल में दोनों तरीके से आते हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर। लेकिन यहाँ पर सिंपल क्या दे रखा है, कैपिटल। तो हमारे पास जो कैपिटल है वो कितने लाख की है, 5 लाख, और जनरल रिजर्व हमारे पास कितने हैं, 1 लाख, और हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल कितना रहा है, 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कितने लाख हो गए, 7 लाख। तो इसका मतलब हमारे पास जो इंटरनल इक्विटीज आ रही है निकल के वो कितने लाख की आ रही है, 7 लाख की आ रही है। तो जनरल इक्विटीज आ रही है वो कितने लाख की आ रही है, 7 लाख। तो जैसे हम बाहर लेंगे तो हमारे पास 0.57 = 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हमारे पास जो फोर्थ रेशियो है वो कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड्स, या फिर हम इसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं। बटे में क्या लिखेंगे हम, टोटल एसेट्स। अभी हमने जो नेटवर्क निकाला था 7 लाख का वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर किसकी कैलकुलेशन करेंगे, टोटल एसेट्स की। और मैंने आपको बताया था टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स को लेते हैं और प्लस करंट एसेट्स को लेते हैं। तो हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स है वो कितने लाख की है, 7 लाख की। अब बात किसकी हो रही है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक भी आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आएगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। तो तीनों चीजें आ रही है करंट एसेट्स में, स्टॉक प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट है। तो उसका मतलब हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना है 2 लाख का, और ट्रेड रिसीवेबल्स कितने लाख की 1.5 लाख की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 50,000। तो जैसे हम 7 लाख में प्लस करेंगे 4 लाख, तो ये कितने लाख का देगा 11 लाख। हमारे पास जो टोटल एसेट्स सारी वो कितने लाख की है 11 लाख की। जैसे हम भाग लगेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 0.63 इक्वल टू 1 रहेगा। देखो हमारे पास जो पांचवा रेशो था वो कौन सा था सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि टोटल डेब्ट्स बटे टोटल एसेट्स। तो हमारे पास जो टोटल डेब्ट्स है वो कितने लाख की थी 4 लाख की, और टोटल एसेट्स कितने लाख की 11 लाख की। जैसे हम इसमें बाहर आएंगे तो 0.364 इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका हम क्या करेंगे सॉल्वेंसी रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये 2018 के पेपर में आए थे, जो 6 मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, और इस चैप्टर को पढ़ने से आप ये मान लो कि एग्जाम में खाली पास ही नहीं होंगे और आपका स्कोरिंग भी बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर में से 99% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं।